अभी आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है रिपोजिटरी मॉडल या उसको क्लीन आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसमें कुछ अलग हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं। बस जो हमारा आर्किटेक्चर है एमबीसी का उसमें एक लेयर और डालने जा रहे हैं। ठीक है? और वो लेयर होगा रिपोजिटरी लेयर। इसमें होगा क्या कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी एमबीसी का एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे वो वेब एपीआई बनाए, चाहे आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो अगर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करना होता है तो जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, कंट्रोलर के अंदर करते हैं। चाहे वो तुम्हारा नॉर्मल कंट्रोलर है या फिर तुम्हारा एपीआई कंट्रोलर। लेकिन अगर एपीआई कंट्रोलर के अंदर या नॉर्मल कंट्रोलर के अंदर अगर आप सारा काम करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो कंट्रोलर है वो काफ़ी हैवी हो जाए। प्लस कंट्रोलर के साथ आपका एंटिटी फ्रेमवर्क का क्या होता है, हमारा कपलिंग हो जाता है, या उसको स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कपलिंग बोलते हैं, वो हो जाता है। उसको सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं, कंट्रोलर का काम सिर्फ रिक्वेस्ट को रिसीव करना होगा और क्यू को कॉल कराना या डेटा भेजना वो हो सकता है। लेकिन वो बाकी जो बिजनेस लॉजिक है, चाहे वो तुम डेटाबेस से जैसे कनेक्टिविटी कर रहे हो, डेटाबेस ऑपरेशन, एक अलग लेयर बना देंगे। लेयर क्या बनाएंगे, एक तरह से सर्विस बना देंगे। ठीक है? और सर्विस बना देंगे, और सर्विस बना के हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट करके यूज। मतलब सिंपल बात है, जो आपका डेटाबेस ऑपरेशन का कोड है उसको आप क्या करते हैं, एक अलग लेयर में डाल दें। रिपोजिटरी पैटर्न है क्या, इज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न दैट एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन योर एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक एंड द डेटा एक्सेस लेयर सच एज एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। क्लियर कर दिया कि रिपोजिटरी पैटर्न क्या है, एक स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है जिसमें वो मीडिएटर की तरह वर्क करता है कि जो तुम्हारा बिजनेस लॉजिक है, जो डेटा एक्सेस लेयर है, उसके बीच में एक लेयर आ जाएगा। इट हाइड द डिटेल ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड, फेच और अपडेट बिहाइंड एन इंटरफेस। तो यार एमबीसी कंट्रोलर नेवर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डेटाबेस। तो यहाँ होता क्या है कि आपका एमबीसी कंट्रोलर को हाइड कर देता है किससे, कि जो डेटा इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है या डेटा निकल रहा है वो कोई और करेगा, वो कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है। और तो उसको, और सिर्फ एमबीसी कंट्रोलर क्या करेगा, तुम्हारा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, किसके साथ, जो वो काम करेगा। और वो फिर मान लो जो तुम्हारा यहाँ पे रिपोजिटरी होगा वो डेटाबेस के साथ काम करेगा। मतलब डेटाबेस के साथ क्या काम हो रहा नहीं हो रहा वो एमबीसी को दिखेगा नहीं, या कौन कर रहा वो दिखेगा। वो एक तरह से बोल सकते हो कि डेटाबेस और कंट्रोलर के बीच में तुम्हारा क्या गया, एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगा। तो सिंपल बात है, अगर एकदम बच्चा वाला लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो जो एंटिटी फ्रेमवर्क का काम है, चाहे आप डेटा निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं, कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसका काम, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अलग आदमी को दे दें। अब कंट्रोलर के साथ वो इंटरेक्ट करके काम करेगा। मतलब बोलते हैं ना, आउटसोर्स कर देना, करना, आउटसोर्स कर देना। वो क्या करेगा, तुम्हारा काम को आउटसोर्स कर देगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाए। अगर पुराना तरीका देखोगे तो क्या होता था, तो आपका कंट्रोलर होता है, वो डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू किसके साथ इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस के साथ। बट रिपोजिटरी पैटर्न में क्या होता है कि आपका कंट्रोलर होता है, वो इसको कॉल कराता है इंटरफेस को कौन इनहेरिट करके रखता है, एक रिपोजिटरी क्लास। और पूरा का पूरा जो डेटाबेस ऑपरेशंस करेगा, मतलब डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ जो इंटरेक्शन करेगा, यहाँ कंट्रोलर डायरेक्टली करता था, यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटरेक्शन कौन करेगा, तुम्हारा रिपोजिटरी क्लास करेगा। और रिपोजिटरी क्लास क्या करेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज करके डेटाबेस पे काम करेगा। मतलब पहले कंट्रोलर डायरेक्टली डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज करके डेटाबेस पे काम करता था, अब ये बीच में एक लेयर आ गया, ये दोनों मिलकर काम करेगा किसके साथ, डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलकर डेटाबेस में। कंट्रोलर को उससे मतलब नहीं रहेगा कि तुम्हारा क्या डेटा है नहीं है, वो सब सारा कुछ। प्लस इसका और भी बेनिफिट्स है, जब आगे जाके हम लोग जेनरिक रिपोजिटरी पढ़ेंगे तो वहां पे इसका एक्चुअल बेनिफिट समझ में आ जाएगा। कभी क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारा एक प्रोडक्ट कंट्रोलर है, अगर उसी में तुम कोड लिखते हो, तो मान लो प्रोडक्ट कंट्रोलर का फिर तुम डेटा सॉरी इंडेक्स का भी कोड लिख रहे हो, एंटिटी फ्रॉम डेटा फेच करके ला रहा है, या फिर तुम डिस्प्ले का भी कोड लिख रहे हो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिटेल लेके आ रहा है, तुम इंसर्ट अपडेट डिलीट सबका कोड लिख रहे हो। फिर मान लो तुम्हारे पास एक स्टॉक नाम का है, उसके लिए अलग कंट्रोलर बनाए, तो उसके अंदर फिर स्टॉक से रिलेटेड सारा कोड लिख रहे हो। तो वहां पे क्या होता है कि कोड जो होता है बहुत बार रिपीट होता है। क्या होता है जनरली अगर देखोगे तो इंडेक्स का कोड तो लगभग सेम होता है, सिर्फ क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट टू लिस्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टॉक डॉट टू लिस्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट टू लिस्ट। लेकिन काम वही कोड अलग अलग कंट्रोल में तुमको लिखना पड़ रहा है, सेम कोड को। जब डेटा हम लोग डिटेल्स में के लिए फाइंड करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, तो वहां पे करते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट स्टॉक डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो एक ही कोड बहुत जगह करना पड़ता है। तो अगर एक तो पहले रिपोजिटरी देखेंगे और उसके बाद जब जेनरिक रिपोजिटरी बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि तुम्हारा एक ही डेटाबेस का कोड बनेगा, और सारा का सारा कंट्रोलर क्या करेगा, या सारा का सारा जो मॉडल होगा वो उसी को यूज करके अपना काम करा लेगा। तो एक ही डेटाबेस का कोड बहुत जगह लिखना नहीं पड़ेगा, तो इससे तुम्हारा बहुत सारा टाइम बच जाता है,
बहुत सारा एफर्ट बच जाता है और एरर होने का चांसेस भी बहुत कम पड़ता है। तो पहले बेसिक रिपोजिटरी देखेंगे, फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे तुम्हारा जेनरिक रिपोजिटरी। तो बेसिक रिपोजिटरी के लिए आपको करना क्या है, बहुत आसान है। आज हम लोग बेसिक रिपोजिटरी देख लेंगे। प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, करने वाले हैं कि एक मॉडल बनाएंगे, फिर एक कंट्रोलर बनाएंगे और एक रिपोजिटरी अलग से बनेगा। रिपोजिटरी यहाँ पे कुछ होता नहीं, एक तरह का सर्विस होता है, ठीक है। तो वो एक सर्विस बनाएंगे जो कि डेटाबेस के साथ काम करेगा और हम लोग उस पर्टिकुलर सर्विस को अपने कंट्रोलर के अंदर यूज इंजेक्ट करके हम लोग इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब हम लोग को ये भी पता है कि हम लोग कैसे इंजेक्शन करते हैं, हम लोग को ये भी पता है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट वगैरह बाकी सारा कुछ एंटिटी फ्रेमवर्क का भी काम कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहला काम होगा एक मॉडल बनाना। चलो एम्प्लॉय मॉडल बना। एक चीज और भी होता है, मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा बाई डिफॉल्ट क्या होता है, बाई डिफॉल्ट होता है कि जो मॉडल का नाम है या फिर डिबिट सेट के अंदर है वहां पे उसी नाम से टेबल बनता है। आप चाहे एक चीज़ और अभी इसमें बता देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका यहाँ पे टेबल कॉलम का नाम कुछ और है, सॉरी यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम कुछ और है, वहाँ पे कॉलम का नाम कुछ और बने, यहाँ पे टेबल का नाम कुछ और है, वहाँ पे टेबल का नाम कुछ और हो, तो उसके यहाँ क्या क्या होता है टेबल, और यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं टीएमपी। होगा क्या, यहाँ पे इंप्लॉई है लेकिन जब डेटाबेस में जाएगा तो क्या बनेगा ईएमपी। की दे दिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कॉलम, यहाँ पे आईडी है लेकिन हम चाहते हैं क्या तुम्हारा डेटाबेस में क्या नाम से बने ईएमपी अंडरस्कोर आईडी। तो होगा क्या कि यहाँ पे तुम्हारा आईडी है लेकिन टेबल में क्या बन जाएगा, टेबल में बन जाएगा ईएमपी आईडी। तो इस तरह का चीज़ भी बहुत जगह आपको देखने को, प्लस इसका जो फॉर्म बनेगा उसका हम लोग डिस्प्ले नेम अलग चाहते हैं, चाहते हैं एम्प्लॉई आईडी। फिर यहाँ पे आते हैं पब्लिक स्ट्रिंग नेम, लेकिन ऐड कर देते हैं डेटाबेस में हम लोग क्या चाहते हैं वो ईएमपी अंडरस्कोर नेम के नेम से। यहाँ पे एम्प्लॉई, यहाँ पे नेम है प्रॉपर्टी, फॉर्म में वो उसका लेबल क्या दिखेगा एम्प्लॉय नेम, लेकिन डेटाबेस में जो कॉलम बनेगा किस नेम से बनेगा ईएमपी नेम। आप बहुत समय ऐसा हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी किसी और नाम से रखना चाहते हैं और डेटाबेस में कॉलम किसी और नाम से रखना, ये कॉलम या टेबल यहाँ पे मॉडल किसी और नाम से रखना चाहते हैं और टेबल किसी और नाम से, तो यहाँ पे आपके हिसाब से ये टेबल नाम का दिया हुआ है, कॉलम नाम का यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया हुआ है, आप इसका यूज कर, हाँ डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप का आता है ऑप्शन, वो तुम कस्टमाइजेशन के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ दे, कॉलम नेम सबका चेंज कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा चीज है बता दे रहे हैं, बहुत समय आप कभी भी कोई कोड वर्ड जनरेट कराते हैं या नेट पे सर्च करते हैं तो इस तरह का चीज आपको देखने को मिल जाएगा, एक आइडिया रहेगा, हाँ ये चीज हमको सर बताए थे। तो रिपोजिटरी से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम रिपोजिटरी मॉडल बता रहे हैं, रिपोजिटरी पैटर्न बता रहे हैं इसलिए, का कोई माने मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये बता दिए कि एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी साथ ही साथ हो जाए। ये
ये हमारा मॉडल बन गया। मॉडल बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए एक अलग से देते हैं फोल्डर। चाहो तो तुम मॉडल के अंदर भी बना सकते हो, डायरेक्टली बना सकते हो, लेकिन अलग अलग फोल्डर में अरेंज करके रखने से एप्लीकेशन डी कॉन्टेक्स्ट डॉट सी। अच्छा, एक काम तो हम लोग किए ही नहीं, तो पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया। प्रोवाइडर एसक्यूएल सर्वर, टूल्स जो कि हमको कमांड्स देगा, हो गया। कंटेक्स्ट का नेम को यूज कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी कोर। नहीं नहीं नहीं, कर सकते हैं, ये बता दे रहे हैं। पर किसका मतलब, इंस्टॉलेशन का बोल रहे हो? तो वो डिपेंड करता है, जैसे अभी अभी हम लोग डीबी कॉन्टेस्ट बना रहे हैं, डीबी कॉन्टेस्ट बनाने से पहले मॉडल बन जाना चाहिए। क्यों मॉडल बन जाना चाहिए, अभी बता रहे हैं क्यों मॉडल बन जाना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ अभी हम लोग डीबी सेट ऐड करेंगे तो डीबी सेट में हमको उसका नाम पास करना पड़ेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग तुम कभी भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक देखो मॉडल नहीं बनेगा तब तक तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा। डीबी कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा तब तक हम लोग ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड नहीं कर सकते प्रोग्राम डॉट सी। क्यों? क्योंकि अभी देखो इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम लोग, बना लेते हैं कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। अब यहां देखो क्यों मॉडल बनाने, बनेगा उसके बाद ही आप डीबी कॉन्टेक्स्ट बना, क्योंकि यहां पे तुमको लिखना पड़ेगा पब्लिक डीबी सेट। डीबी सेट में यहां पे क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है ना, इंप्लॉय का सॉरी क्लास का नेम पास करना पड़ता है। अब सोचो तुम्हारे पास ये इंप्लॉय बना ही हुआ नहीं है, यहां तो एरर आएगा। ये एरर आ रहा है, हम लोग मॉडल अभी तो मॉडल के चलते आ रहा है क्योंकि इसका नेम इस, लेकिन अगर मान लो ये बना ही हुआ नहीं है, यहां पे ये कैसे उसको रिकॉग्नाइज करे, मॉडल बनेगा तभी डीबी सेट बना सकते। अब डीबी सेट अगर हम बनाए हैं, तभी फिर क्या बना सकते हैं, यहां पे हम उसको ऐड कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को, तब उस सर्विस को रजिस्टर कर सकते हैं ऐड डीबी। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको क्लास का नाम देना है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्लास बना हुआ नहीं रहेगा तो तुम इसका किसका नाम दोगे यहाँ पे। कनेक्शन स्ट्रिंग से कोई मतलब नहीं, कनेक्शन स्ट्रिंग तुमको रन कराने के पहले कभी भी करो, प्रोग्राम रन होने से पहले वो होना चाहिए कि यहाँ पे उसको वो कनेक्शन स्ट्रिंग को, अभी देखो हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग यूज बनाए नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। और यहाँ कौन एसटीआर दे दिए हम। हाँ, एक्स डॉट एसक्यूएल, यहाँ पे प्रोवाइडर का हम लोग दिए ही नहीं, कौन सा प्रोवाइडर यूज कर। एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमको क्या पास करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करेंगे, रन कराने से पहले कभी भी कर सकते हैं, लेकिन तो कर लेते हैं।
डेटाबेस डेमो डी के बाद ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रस्ट सर्वर ये भी हो गया। काम तो हम लोग कर लिए। हमारा मॉडल भी बन गया, हमारा एफ डी वी कॉन्टेक्स्ट भी बन गया और इसको हम लोग रजिस्टर भी। अब जनरली हम लोग क्या करते थे, जनरली हम लोग करते हैं कि अब कंट्रोलर बनाते हैं, राइट क्लिक ऐड कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉई कंट्रोलर डॉट सी एस, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करते हैं और सारा डेटाबेस का कोड यहाँ लिखते हैं। अब सारा डेटाबेस का कोड यहाँ नहीं लिखते। आप अगर रिपोजिटरी मॉडल यूज कर रहे हैं तो जैसे सर्विस बनाते थे यहाँ भी सर्विस ही बनाएंगे, लेकिन अगर रिपोजिटरी पैटर्न अगर आप बोल रहे हैं तो यहाँ पे सर्विस की जगह फोल्डर का नाम चेंज हो जाता है, रिपोजिटरी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि रिपोजिटरी ही देना, आप सर्विस भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोल्डर का नाम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। मॉडल व्यू कंट्रोलर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी डेटा की जगह कुछ भी रख सकते हैं, रिपोजिटरी की जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड है तो हम लोग वही फॉलो करेंगे, रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी भले ही इसको रिपोजिटरी बोले लेकिन होगा एक तरह का सर्विस, और सर्विस में याद होगा हम लोग क्या बनाते हैं, एक इंटरफेस और एक क्लास। इंटरफेस हमारा क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ये बताता है कि कोई भी क्लास अगर उसको इनेट करेगा तो उसको कौन कौन सा मेथड रखना है, उसका सिग्नेचर क्या होगा, बाकी चीज़ उसमें मतलब एक तरह से उसका मेथड का प्रोटोटाइप और सिग्नेचर बताते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंटरफेस ऐड करें, न्यू आइटम इंटरफेस, नाम देते हैं आई प्रोडक्ट आई एम्प्लॉय सर्विस, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, और सर्विस बना देंगे क्या दे देंगे, रिपोजिटरी बोल रहे हैं इसको तो आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सी। अब यहां पे ध्यान देना कि कभी भी रिपोजिटरी बनता है तो इसमें 4 फंक्शन बनते हैं। तुम 5वां भी बना सकते हो, एक सेव नाम का होता है, लेकिन 4 मिनिमम बनते हैं। पहला जो होता है वो किसके लिए होता है, इंडेक्स के लिए होता है। यहां क्या होगा, पब्लिक, और इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स आपको लिस्ट ऑफ इंटिटी रिटर्न करता है, जो भी इंटिटी है। जैसे आई इन्यूमरेबल हो जाएगा और हम लोग इंटिटी कौन सा यूज, एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कुछ भी दे सकते हैं, गेट ऑल, यहाँ पे हम लोग को नेम करना पड़ेगा। तो पहला एक फंक्शन बनाए जो क्या रिटर्न करेगा, बहुत सारा इंप्लॉय का लिस्ट रिटर्न कर देगा। दूसरा एक फंक्शन बना रहे हैं पब्लिक, ये इंप्लॉय, ये गेट बाय आईडी, ये आईडी लेके आएगा, या गेट ऑल इंप्लॉय की जगह गेट इंप्लॉयज भी कर सकते हैं, या गेट ऑल भी कर सकते हैं। नाम कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। गेट ऑल कर दिए, यहाँ कर दिया गेट बाई आईडी। गेट बाई आईडी क्या होगा, एक आईडी लेके आएगा और इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। एक इंप्लॉय का आईडी लेके आएगा, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। दूसरा, तीसरा, अब हम लोग क्या करेंगे, वॉइड देंगे। वॉइड क्यों देंगे, क्योंकि ये सब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, ये आपसे लेता है, जैसे क्रिएट, या फिर तुम नाम जो देना चाहो, जैसे यहां दे दो ऐड, ऐड डेटा। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको यही नाम रखना है। ऐड डेटा दे दो, अपडेट डेटा दे दो, और रिमूव डेटा दे दो, जो मन में आए वो दे सकते हैं। ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं है, आपको यही देना है, नाम में यही हो सकता है। लेकिन जनरली अगर आप चाहें तो कह सकते हैं स्टैंडर्ड नेम, जैसे यहाँ पे गेट ऑल दे दिए, यहाँ क्या दे दिए, गेट बाई आईडी दे दिए। इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी कुछ अपडेट दे सकते हैं। बाद फिर तुम्हारा क्या नाम है, फीड दे सकते हैं। सीधा इसको ऐड ही रहने दो, ऐड डेटा की जगह। इस तरह से फिर करते हैं पब्लिक वॉइड अपडेट। अपडेट में भी क्या होता है, इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट लेके आता है। पब्लिक वॉइड डिलीट, डिलीट में क्या लेके आता है, डिलीट में वो ऑब्जेक्ट भी लेके आ सकता है या आईडी, आईडी ही लेके आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईएनटी आईडी। ये सब सिर्फ हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए। इसको इंप्लीमेंट कहाँ किया जाएगा, हाँ आप चाहे तो सेव भी कर सकते हैं, सेव नाम का पब्लिक वॉइड, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इंटरफेस बना। किसका इंटरफेस, रिपोजिटरी का इंटरफेस।
अब इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगा? क्लास में होगा। या आई एम्प्लॉय कहाँ पे? नहीं नहीं, सेव में कोई मॉडल नहीं जाएगा, वो तो ऐड में मॉडल जाता है। सेव का काम क्या है? वो जो सेव करता है ना तुम्हारा, सेव चेंजेस वाला, तो कॉन्टेक्स्ट से सीधा सीधी कॉल हो जाएगा। दिखाएंगे अभी कोड का इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो समझ। अब आ जाओ तुम यहाँ पे, की रिपोजिटरी का इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे क्लास के अंदर। क्लास क्लास ले लेते हैं, इसका नाम क्या होगा? कोई पोजिट आ गया। अब सोचो कि तुम्हारा अगर एक मॉडल था, उसका एक इंटरफेस और एक क्लास बना, दूसरा मॉडल होगा तो उसके लिए अलग इंटरफेस के लिए मान लो कि इंप्लॉय की जगह डिपार्टमेंट नाम का मॉडल बना दो। उसका क्या होगा? एक आई डिपार्टमेंट रिपोजिटरी और एक सॉरी, उसके बाद क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट रिपोजिटरी क्लास बन जाएगा। एक इंटरफेस एक क्लास, एक इंटरफेस एक क्लास। अभी नॉर्मल वाला केस में बोल रहे हैं। और उसी से बचने के लिए फिर हम लोग क्या बनाते हैं? जेनरिक बनाते हैं। नॉर्मल केस में क्या है कि जितना तुम्हारा मॉडल होगा, और मॉडल के लिए एक इंटरफेस और एक क्लास बने। आते हैं अब यहां पे, अभी आगे हम बताएं, उसको बताएं। टर्म यूज किया ना कि अगर सबका तुम अलग अलग नहीं बनाना चाहते तो वहां जेनरिक। अब यहां हम लोग क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश करेंगे किसके साथ? आई कोई रिपोजिटरी से। और अब आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे? अब ध्यान दो कि डेटाबेस का काम यहां पे करना है। डेटाबेस का काम करने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट का जरूरत पड़ता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट का। तो जो डीबी कॉन्टेक्स्ट हम लोग कंट्रोलर में इंजेक्ट करते थे, वहां ना इंजेक्ट करके अब कहां इंजेक्ट करेंगे? कि डेटाबेस का काम यहां होना है। जैसे वहां इंजेक्शन करते तो वो इंजेक्शन यहां पे करेंगे हम लोग, क्योंकि डेटाबेस के साथ काम ये कर रहा है। आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप मेथड्स को ओवरराइड करना। पहला क्या है? पब्लिक आई इनुमरेबल। यहाँ पे आपको उसका टाइप देना है, तो टाइप का रिटर्न करें ऑब्जेक्ट। नाम क्या था? गेट ऑल। और ये क्या करेगा? ध्यान दो, टर्न, या पहले ऐसे भी कर सकते हैं, where इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट लिस्ट। रिटर्न क्या कर देगा? तो इस क्या है? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है। और यहां बताया गया कि हाँ, आई न्यूमेरल मतलब लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। हो गया एक मेथड इंप्लीमेंट। दूसरा पब्लिक, वो था एक ऑब्जेक्ट रिटर्न, तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। का नाम क्या था? गेट बाई आईडी। और क्या लेके आएगा वो? आईडी लेके। आईडी जब भी लेके आएगा तो इसको गेट बाई आईडी में क्या होता है? गेट बाई आईडी में होता है कि उसको सर्च करता है, वेर कल एम्प्लॉय को सर्च करेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट। और तुम जो अगर इसको सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रखना चाहते हो, फिर यहाँ सब में वो टास्क वास्क लगाना, सबके अंदर वो एसिंक वाला काम करना। तुम इसको एसिंक्रोनस भी बना सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग सिंपल रख रहे हैं। और ये रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न कल ऑब्जेक्ट कर दिया। देखो, जो डेटाबेस का कोड था उसी को हम लोग सेग्रीगेट कर दी, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जिसको अलग अलग काम के लिए अलग अलग कोड को सेपरेट कर। अब यहाँ पे आते हैं ऐड। क्या लेके आएगा? कोई का ऑब्जेक्ट लेके, तो कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा? कॉन्टेक्स्ट डॉट कोई डॉट ऐड, कोई को ऐड कर देगा। लेकिन ये सेव नहीं करेगा, सेव नहीं करेगा, क्योंकि वो सेव चेंजेस के लिए अलग से फंक्शन बना कर पब्लिक वॉइड अपडेट कोई लेके आएगा। क्या करेगा? कॉन्टेक्स्ट डॉट डॉट अपडेट, और ये इम्प्लॉय को अपडेट कर देगा। इट
सबसे पहले एम्प्लॉय को सर्च करेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट, फर्स्ट को आईडी क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये भैया तो रिमूव कर दीजिए। ये चारों हो गया, और एक लास्ट में है कौन सा, पब्लिक वॉइड सेव। इसका काम कुछ नहीं होगा, इसका काम होगा कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव। जब भी सेव को कॉल कराया जाएगा, इधर जो भी काम किए हैं सेव करने के लिए, वहां से हम सेव भी नहीं करेंगे, और हर जगह सेव नहीं करेंगे, सेव के लिए अलग फंक्शन को कॉल करेंगे, तब जाकर वो सेव हो। ये मेरा रिपोजिटरी बन गया, क्या यही रिपोजिटरी है। सबके अंदर लगाओगे, यहाँ पे डेटाबेस का काम करो तो यहाँ ट्राई कैच लगाओ। डेटाबेस का काम तो यहाँ पे हो रहा है ना, सब में लगाओ ट्राई कैच, तो लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे तुम कोड लिखोगे ट्राई कैच वहीं ना लगाओ, रिपोजिटरी के अंदर लगेगा कि डेटाबेस ऑपरेशन हो रहा है। अब क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये हमारा क्या है, सर्विस है, एक तरह का सर्विस है। इसको अगर आप कहाँ यूज करना चाहते हैं, तो यूज करना चाहते हैं कंट्रोलर का। एक तो हो सकता है कि आप क्या करिए, एक तरीका है कि भाई आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए, कोई रिपोजिटरी का रेपो नहीं, लेकिन ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो हमारा हो गया क्या, फिक्स, इसका ऑब्जेक्ट अंदर, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। फिर एक तो तरीका है कि आप इसका फिर बनाइए कोई कंट्रोलर का, और उसके फंक्शंस को कॉल करिए। अच्छा, हाँ हाँ, डीआई होगा, नहीं नहीं डीआई करेंगे हम लोग, हम अभी डायरेक्टली बता रहे थे। अभी देखो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है ना कि हम लोग यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसमें कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जा रहा है, कि तो फिर वहां से डीआई डीआई, इसको तो फिर कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। फिर कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पास करने के लिए फिर तुमको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का पहले ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके पास। हम बता रहे थे कि इस तरह से भी तुम डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग डीआई करके करेंगे, क्योंकि हम लोग सर्विस बनाए हैं। तो सर्विस बनाए तो सर्विस को यूज करने के लिए यहाँ पे डीआई करना पड़ेगा, लेकिन डीआई करने के लिए सबसे पहले उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, कहाँ पे, प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड। अब तुम चाहते हो कि भाई इसको एक सेशन, एक जो यूजर है हर यूजर के लिए अलग ऑब्जेक्ट ऐड ट्रांजिएंट कर देंगे, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, का पहले इंटरफेस आई एम्प्लॉई रिपोजिटरी, और उसका क्लास एम्प्लॉई रिपोजिटरी। यहाँ पे इसको क्या किए, यहाँ पे हम लोग डीआई को रजिस्टर कर दिया, मतलब इसको डीआई कंटेनर के अंदर डाल दिए, और इसको रिसीव कर लेंगे कहाँ पे, हम लोग इसको रिसीव कर लेंगे हम लोग कंटेनर के अंदर, कंटेनर बोल रहे हैं कंट्रोलर के अंदर, पब्लिक या प्राइवेट रीड ऑनली आई टोई रिपोजिटरी का रेपो, और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से इसको इंजेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंजेक्ट हो गया। अब यहाँ इंडेक्स का काम करना, इंडेक्स का काम करना बहुत ईजी है। आप क्या करेगा, वेर एम्प्लॉइज इक्वल्स टू, यहाँ कोई डेटाबेस का कोड नहीं, सीधे लिखिएगा डेपो डॉट गेट ऑल, और यहाँ पे आप क्या पास कर दीजिएगा, एम्प्लॉइज, काम खत्म। तुमको बनाना पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिटेल्स, ये आईएनटी आईडी लेके आएगा। यहाँ चेक कर लेंगे इफ आईडी अगर इक्वल्स टू नल है, ये रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। तो वैलिडेशन वगैरह यहाँ पे कर लेंगे हम लोग,
और काम के लिए सिर्फ वहाँ भेजेंगे, इंडेक्स में वापस चला जाएगा। और अगर नल नहीं है, ये क्या करेगा, where एम्प्लॉय इक्वल्स टू रेपो डॉट गेट बाई आई डी, और वही आईडी पास कर दिया, और यहाँ से रिटर्न क्या कर देगा, अपने व्यू को एम्प्लॉय भेज दिया। यहाँ कोई डेटाबेस का कोड नहीं देखा, इसी को बोलते हैं क्लीन आर्किटेक्चर। पूरा देखो कितना तुम्हारा कंट्रोलर जो क्लीन दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा कोड यहाँ पे नहीं है। अगला आ जाओ तुम्हारा एडिट में, INT ID, एडिट का हम लोग वहां बनाए थे, अपडेट बनाए थे ना, अपडेट बनाए थे, लेकिन अपडेट में हमको लगता है गड़बड़ किए हम। हाँ, अपडेट में आईडी आएगा, हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। फिर हमको वहाँ डेटाबेस का कोड लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे सीधा आईडी आएगा, तो थोड़ा सा गलती किए। अपडेट में यहाँ पे आईडी आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, आईडी आएगा। आएगा तो फिर आएगा, तो डेटा कहाँ से आएगा, मॉडल तो आएगा, लेकिन फिर तो हमको वहां से मॉडल भेजना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, ठीक है, हो जाएगा, रुक जा रुक जा, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय रहने देते हैं, यहाँ पे मॉडल ही भेजेंगे हम लोग, मॉडल ही भेजेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे आईडी आएगा, ये क्या करेगा, सबसे पहले उस आईडी को चेक करेगा कि आईडी नॉट इक्वल टू नल है। अगर आईडी नॉट इक्वल टू नल है, ये काम क्या करेगा, पहले तो फॉर्म खुलेगा, उसके बाद ना सेव होगा, उसका पोस्ट ऑपरेशन में काम होगा। अच्छा, इसमें हम लोग क्रिएट का भी काम नहीं किया, ठीक है, वो भी कर दे। देखो ये क्या करेगा, ये करेगा पहले वेर एम्प्लॉय इक्वल्स टू रेपो डॉट गेट बाई आईडी, ये गेट बाई आईडी को ही कॉल कराएगा, और वहां से एम्प्लॉय को सर्च करके लाया, और यहां चेक कर लिया इफ एम्प्लॉय इक्वल्स टू नल। अगर एम्प्लॉय नल आ गया, ये क्या करेगा, इंडेक्स में चल। और अगर एम्प्लॉय नल नहीं है, तो ये रिटर्न व्यू अपना क्या करेगा, एम्प्लॉय को भेज देगा, तो उसका क्या आ जाएगा, उसका आ जाएगा तुम्हारा व्यू खुलेगा, व्यू में वहां पे एडिट होगा, एडिट होने के बाद ना उसका पोस्ट होगा, पोस्ट होगा तब अपडेट को कॉल कराएंगे, HTTP पोस्ट, यहाँ पे हो जाएगा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा, एडिट, और वहां से क्या आएगा, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आएगा। ये एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे नेम स्पेस को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कर लिए। अब पहले ये चेक करेंगे इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तो अब ये क्या करेगा मालूम है, रेपो डॉट अपडेट, यहां से किसको कॉल करा देगा, एम्प्लॉय। और जब कुछ हम चेंजेस करते हैं तो फिर रेपो डॉट क्या करना पड़ेगा, सेव। आपको वहां पे कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस नहीं करना, वो तो वहां पे लिखा हुआ है, आप अपडेट किए और क्या कर दिए, सेव कर दिए। और यहां से क्या कर रहे हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और ये सारा कुछ हम लोग पढ़े हुए, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। और यहां से अगर मान लो कि अगर वो मॉडल स्टेट फेल हो जाएगा, अपने व्यू में चला जाएगा। तो देखो पहला बार क्या हुआ, अगर एडिट के लिए आता है तो आईडी लेके आएगा, अगर आईडी इक्वल टू नल है तो इंडेक्स में चलेगा, आईडी इक्वल टू नल नहीं है तो हम आईडी के बेसिस पे जो गेट बाई आईडी वाला फंक्शन डिटेल्स वाला बनाए थे, उसके बेसिस पे क्या किए, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट सर्च कर लिए। अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो हम क्या किए, एडिट वाले व्यू को भेज दिए, तो वहाँ फॉर्म में डेटा भर के आ जाएगा फिल होके, फिर वहाँ से जब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट कॉल होगा। अगर यहाँ पे मॉडल स्टेट वैलिड है तो हम लोग उसको अपडेट करके सेव करके इंडेक्स भेज दिए, नहीं है तो यहाँ भेज दिए। लेकिन अभी देखो क्रिएट बनाना भूल गए थे हम लोग, अब वही जो काम एडिट में हो रहा है इसी तरह का काम क्रिएट में भी हो, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ क्या होगा, क्रिएट, और यहाँ पे सीधा सीधी हो जाएगा रिटर्न व्यू। तो कोई हमको कुछ भेजना नहीं होता है, ये अपना व्यू भेज देगा। लेकिन इसका जब पोस्ट आएगा, इसका पोस्ट क्या लेके आएगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लेके आता है,
पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और क्रिएट, और ये क्या ऑब्जेक्ट लेके आएगा, एम्प्लॉय का। यहाँ पे चेक कर लेंगे हम लोग वही चीज जो यहाँ चेक किए थे। अगर मॉडल स्टेट क्या है, वैलिड है, अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तो ये क्या करेगा, रेपो डॉट ऐड, ऐड नाम का फंक्शन बनाए थे तो ऐड कर देगा एम्प्लॉय को। ये एम्प्लॉय यहाँ से कहाँ भेजेगा, रेपो को, और रेपो क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर देगा। ये लिखा हुआ ना, आप यहाँ से एम्प्लॉय को भेजेंगे ऐड को, और ऐड इसको कहाँ ऐड कर दे रहा है, कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दे रहा है। ठीक है, डीबी सेट में ऐड करके कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दे रहा है। और उसके बाद तुम चाहते हो कि वो सेव भी हो जाए, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, रेपो डॉट सेव, का सेव फंक्शन को कॉल करा दिए, और अगर सब कुछ सही रहा तो रिटर्न डायरेक्ट टू एक्शन। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इंडेक्स। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ, ये वापस मॉडल स्टेट फेल है तो अपने वाले में वापस चला जाएगा, भाई वैलिडेशन गड़बड़ हो गया। ये हमारे देखो क्रिएट भी हो गया, तो पहला क्या हुआ, इंडेक्स, दूसरा हो गया डिटेल्स, कोई डेटाबेस का कोड यहाँ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नॉर्मल वैलिडेशन और कोड लिखा हुआ। क्रिएट फॉर्म अभी देखो सबका व्यू बनाना बाकी है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट। उसके बाद ये क्या हो गया, एडिट का फॉर्म देगा, ये एडिट का काम करेगा। इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से डिलीट का करेंगे हम लोग, पब्लिक, इसमें भी आईडी आएगा। डिलीट में हम लोग क्या भेज रहे हैं, यहाँ से डिलीट में हम लोग आईडी भेज रहे हैं। हाँ ठीक है, इसके पास आईडी आएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या किए हुए हैं, हाँ इसके पास आईडी आएगा, वो आईडी के उस पर सर्च करके उसको रिमूव कर दें। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधी बात है, इफ आईडी इक्वल्स टू अगर नल है तब तो भैया ये वापस चला जाएगा इंडेक्स में। और अगर आईडी इक्वल्स टू नल नहीं है, ये क्या करेगा, रेपो डॉट डिलीट, और यहां से ये वाला आईडी को भेज देगा और काम हो जाएगा। तो रेपो डॉट सेव, और डिलीट होने के बाद भी कहां चला जाएगा, इंडेक्स में ही। ये देखो पूरा का पूरा मेरा कंट्रोलर बना, लेकिन कंट्रोलर में एक लाइन भी हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस का कोड नहीं लिखे। यहां पे हम लोग सिर्फ सर्विस को क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, और सर्विस के थ्रू ही सारा काम कर रहे हैं। सर्विस की जगह मतलब यहाँ पे रिपोजिटरी को इंजेक्ट कर रहे हैं, रिपोजिटरी के थ्रू ही सारा काम करा रहे हैं। डेटाबेस का सारा कोड कहाँ लिखा हुआ, रिपोजिटरी में। इसी को क्लीन कोड बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, व्यू बनाना शुरू करते हैं। व्यू हम लोग इस बार किससे करेंगे, इसके फोल्ड नहीं करेंगे, अब हम लोग एआई का यूज़ करेंगे। एआई है तो एआई का यूज़ किया जाए। यहाँ आ गए, यहाँ पे करेंगे क्या, जेनरेट व्यू फॉर इंडेक्स एक्शन मेथड ऑफ एम्प्लॉय कंट्रोलर फॉर एम्प्लॉय। ये फटाफट जनरेट करके दे देगा आपको। हो गया, आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कीप, या फिर यहाँ पे टिक होता है, कीप कर लिए। एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। एक्सेप्शन आएगा, लगता है कहीं कुछ गलती की। अच्छा, गलती किए हैं भी। मेरे दिमाग में वही बात आया कि हम लोग माइग्रेशन बना के रन तो कराए नहीं है, तो डेटाबेस है ही नहीं, तो काम कहाँ से होगा। ऐड माइग्रेशन
और तो दे देंगे फर्स्ट अपडेट डेटाबेस। बस डेटाबेस ही नहीं है तो काम कहाँ से करें? तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि डेटाबेस का किस नाम से बना, उसमें टेबल किस नेम से बना और कॉलम किस नेम से बना। ये कुछ कुछ चीज़ हम लोग क्या किए थे, कस्टमाइजेशन किए थे, याद होगा। तो पहले चेक कर लेते तो फिर अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे। ओ रेपो 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 डेमो की टेबल। टेबल देखो किस नेम से बना, ईएमपी, जो कि बनना चाहिए था इंप्लॉई या इंप्लॉइज। बाद कॉलम्स देखते किस से बना। इंटिटी फ्रेमवर्क पे काम कर देखो, जो कॉलम नेम दिए थे वही बना है। वहां तो प्रॉपर्टी का नाम कुछ और है। तो जनरल क्या होता है, जो टेबल मॉडल का नाम रहता है, मॉडल नहीं, डीबी सेट के अंदर जो डीबी सेट का जो नाम होता है उस नेम से टेबल बन जाता है, और जो प्रॉपर्टी का नाम होता है उस नेम से क्या बन जाता है, कॉलम। लेकिन यहाँ देखो कॉलम का नेम अलग है। क्या कॉलम का नेम अलग है तो इससे क्या उसके हेल्थ पे कोई असर पड़ रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है? काम नहीं हो रहा। चलो देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पुरान डॉट सी एस में जाते हैं और ये जो बाइट बार होम खुलता है उसकी जगह हम लोग यहाँ पे क्या बताते हैं, कौन खुलेगा? खुलेगा मेरा इम्प्लॉय। हमको अलग से यूआरएल डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉय का इंडेक्स अपने आप खुल जाएगा, जो हमारा होम पेज हो गया। अब आ गया। यहाँ क्या बता रहा है, नो एम्प्लॉय फाउंड, अभी कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। तो यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो क्रिएट को कॉल करेगा। तो चलो क्रिएट का भी हम लोग व्यू बना लेते हैं। देखो अभी अगर हम लोग इससे काम कराते हैं तो थोड़ा ये अट्रैक्टिव बनाता है, इसलिए हम थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन हम जहाँ भी क्या कर रहे हैं, क्या इसके फोल्डिंग हम कंप्लीटली छोड़ दिए हैं। अभी इसी भाई साहब का यूज़ करके बना रहे हैं, इतना मस्त इसका लुक देता है ये, इसलिए ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट एक्शन मेथड फॉर एम्प्लॉय कंट्रोलर फॉर एम्प्लॉय मॉडल। क्रिएट भी बनवा लो इसी से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसका मतलब यूआई बहुत सुंदर लगता है। हो गया क्रिएट, यहाँ आ गया। कीप करते हैं। टॉप वापस रन कराना पड़ेगा। क्रिएट न्यू, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रैंडम, ईमेल, सेव। देखो सेव किए तो उसका पोस्ट कॉल हुआ, काम हो गया ना। दूसरा कर लो। मस्त दिख रहा है। अब डिटेल्स चाहिए, डिटेल्स के लिए भी हम लोग व्यू जनरेट कर लेते हैं। सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब तुमको खाली व्यू जनरेट करना, सारा कोड तो पहले से लिखा हुआ है। वो डिटेल सेक्शन मेथड, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉर्म खुल रहा है, वहां पे क्रिएट पे क्लिक किया तो सीधा इसको कॉल करा दे रहा है। और ये किसको कॉल करा रहा है, पोस्ट को कॉल करा रहा है। फॉर्म बना हुआ वहाँ है ना, फॉर्म, पोस्ट को कॉल करा दे रहा है, पोस्ट को कॉल करा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जो क्रिएट का पोस्ट है, क्रिएट का पोस्ट क्या कर रहा है, रेपो का ऐड को कॉल कर दे रहा। तो जो इसके पास आया वो किसको भेज दिया, रेपो को। रेपो उसको कॉन्टेक्स्ट में डाला और सेव का क्या किया, सेव चेंजेस कर दिया। डिटेल्स भी हो गया हमारा। देखो यहाँ कीप करेंगे। डिटेल्स में चले गए।
आया, बैक टू लिस्ट, एडिट डिलीट भी बना ही लो। ये तुम खुद से भी व्यू बना सकते हो, ये फोल्ड भी कर सकते हो। हम यहां पे इसका यूज कर, आ गया एडिट, कीप, आया। तो यहाँ पे तुम ईयर चेंज करना चाहते हो, 2003 कर दिए। हो गया 2003। एडिट भी हो गया। डिलीट करना है तो डिलीट में कुछ नहीं है, ये तो इजी है, इसके लिए कोई व्यू नहीं चाहिए। हम लोग सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, इसका डिलीट को कॉल करा रहे हैं, का डिलीट को कॉल करा रहे हैं, उसमें आईडी आएगा और वो आईडी चला जाएगा उधर, और वहां से जब आएगा तो वापस इंडेक्स में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी ये बना हुआ। देखो डिलीट करते हैं, पूछ रहा है सिर्फ कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोड लिखा हुआ है। गया। तो ये पूछा कैसे, तो वो जो व्यू जनरेट हुआ है हमारा इंडेक्स, उसके अंदर देखोगे वो क्या किया है, एक कंफर्मेशन वाला ले लिया है ना, ऑन क्लिक रिटर्न कंफर्मेशन। ऑन क्लिक रिटर्न कंफर्मेशन, कंफर्मेशन क्या करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स देता है। ऑन क्लिक ये बटन काम करेगा कि नहीं, डिपेंड करता है कि ये कंफर्म क्या रिटर्न करता है। तो कंफर्म अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये काम करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो अगर हम लोग वहां पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, तो ये बटन क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेज देगा। और अगर हम लोग कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। ये तो तुम्हारा कोड है, हम डाल देंगे इसको गिट के अंदर। इस तरह से जो बेसिक रिपोजिटरी सिस्टम होता है, जहां पे आप क्या करते हैं कि हर मॉडल के लिए अलग अलग रिपोजिटरी बनता है। हर रिपोजिटरी के लिए क्या बनेगा, दो चीज बनेगा, एक इंटरफेस और एक क्लास। फिर सारे रिपोजिटरी को फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, DI कंटेनर के अंदर ऐड करना पड़ेगा। और जिस मॉडल के अंदर मान लो कभी हम लोग सॉरी जिस कंट्रोलर, मान लो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय कंट्रोलर यूज किए, तो उसमें एम्प्लॉय रिपोजिटरी को क्या किया, इंजेक्ट कर दिए। अगर मान लो तुम्हारा डिपार्टमेंट कंट्रोलर बनाएंगे, तो उसमें अगर डिपार्टमेंट रिपोजिटरी, तो उसमें डिपार्टमेंट रिपोजिटरी क्या करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम्हारे पास 50 मॉडल है तो तुमको 50 अलग अलग रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 50 को तुमको क्या करना पड़ेगा, 50 को तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा। कहां पे, 50 को तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा जाके program.cs में। अब फिर हर मॉडल के हर कंट्रोलर के अंदर जाके जिसमें जिसका जरूरत है उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर ये क्लीन आर्किटेक्चर क्या हुआ, तो माथा का दर्द हो जाएगा, इतना सारा इंटरफेस बनाइए, इतना सारा क्लास बनाइए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया किसका, जेनरिक रिपोजिटरी। जेनरिक रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिपोजिटरी बनाएंगे हम लोग जो किसी पर्टिकुलर मॉडल के लिए नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर डीबी सेट के लिए नहीं होगा। वो एक जनरल तुम्हारा क्या होगा, रिपोजिटरी होगा, जिसको यूज करते समय हम बता देंगे कि भैया ये कौन से कॉन्टेक्स्ट पे कौन से डीबी सेट पे काम करेगा, कौन से मॉडल पे काम करेगा। और वो एक ही कोड रहेगा जिसके लिए जिसको तुम किसी भी मॉडल के लिए यूज कर सकते हो, किसी भी तुम्हारा डीबी सेट के लिए यूज कर सकते हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेरिक रिपोजिटरी। मतलब एक ही रिपोजिटरी बनेगा, एक ही इंटरफेस बनेगा, एक ही क्लास बनेगा, और आप उसके अंदर कोई भी मॉडल को हैंडल कर सकते हैं, या कोई भी डीबी सेट को उसको हैंडल कर सकते हैं। तो वो हम लोग अगले टॉपिक में देखें, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम लोग देखें जो सिंपल एक रिपोजिटरी पैटर्न में, अगर आप छोटा मोटा है तो आप जनरल सिंपल रिपोजिटरी पैटर्न यूज कर सकते हैं, जहां पे ईच एंड एवरी मॉडल के लिए आप अलग अलग क्या बनाएंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे। रिपोजिटरी कुछ नहीं, एक तरह का सर्विस होता है, इसके लिए एक इंटरफेस बनता है और एक क्लास बनता है। इंटरफेस के अंदर आप फंक्शंस डिफाइन करते हैं, जनरली इंडेक्स, ऐड, अपडेट, या फिर गेट ऑल बोल सकते हैं इंडेक्स के लिए। और फिर तुम्हारा जो वहाँ पे डिटेल्स होता है उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे, गेट बाय आईडी। जो वहाँ पे तुम्हारा क्रिएट होता है उसके लिए यहाँ ऐड बना दिए। जो वहाँ पे तुम्हारा एडिट होता है उसके लिए यहाँ पे अपडेट बना दिए। जो वहाँ पे डिलीट होता है यहाँ पे रिमूव बना दिया। और जो हम लोग सेव चेंजेस करते हैं उसके लिए अलग से सेव नाम से बना दिए। फिर उसको अपने क्लास के अंदर क्या किए, एक रिपोजिटरी क्लास बनाएंगे और क्लास के अंदर उसको
इंप्लीमेंट करेंगे। इसके कॉन्टेक्स्ट को कहाँ इंजेक्ट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के डेटाबेस एंटिटी फ्रेमवर्क का काम हमको यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे इंजेक्ट कर लेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से। पूरा डेटाबेस का कोड हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, पूरा डेटाबेस का कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इसको इंजेक्ट करेंगे कहाँ पे, तुम्हारा कंट्रोलर के अंदर। देखिए यहाँ पे हम लोग इंजेक्ट किए हैं इसको, ये पर्टिकुलर रिपोजिटरी को। अब फिर जहां पे डेटाबेस का काम होगा वहां पे हम लोग किसका यूज कर लेंगे, रेपो का फंक्शन कॉल करा करा के अपना काम कर लेंगे। आज इतना ही। अब इसमें एक दो टॉपिक बच गया है, एक जेनरिक बच गया है और एक यूनिट ऑफ वर्क बच गया, तो पूरा रिपोजिटरी पैटर्न या क्लीन आर्किटेक्चर का कंप्लीट हो जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।